हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज हम लोग पियाजे की थ्योरी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको आप की पॉइंट्स ऑफ पियाजेस थ्योरी भी कह सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक एसिमिलेशन, एक्मोडेशन, ये इस तरह के क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में, सी टेट के एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि आपके टेट, सुपर टेट के एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। आपको जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं 50 वर्ड्स के, जिसमें का वेरी शॉर्ट या फिर शॉर्ट, आप दोनों में ही इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने में हेल्प करेगा। इस वीडियो को अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि मेरे जितने भी वीडियोस अगर आप उनको डाउनलोड कर लें और उनको अपने वर्ड्स में लिखें तो आपका एक अच्छा खासा नोट तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक मैं आपको बात बताती हूँ, यूट्यूब सारे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं भेजता, तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि हर संडे मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड होता है 6 बजे, शाम के 6 बजे। तो आप 6 बजे इसको चेकआउट कर सकते हैं, मतलब चैनल पे आप देख सकते हैं कि कौन सा नया वीडियो अपलोड हुआ है। पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और उनका अध्ययन का क्षेत्र जूलॉजी था। वो जूलॉजी के फील्ड में एक्सपर्ट थे। 1922-23 में अल्फ्रेड बिने ने इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया। कहाँ पे डेवलप किया? अपनी प्रयोगशाला में डेवलप किया। उस समय ये अल्फ्रेड बिनेट के साथ काम कर रहे थे, मतलब पियाजे उस समय अल्फ्रेड बिनेट के साथ उनके कलीग के रूप में काम कर रहे थे। तो जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि अल्फ्रेड बिनेट के थ्रू डेवलप किया गया था, उन्होंने बच्चों का पहला इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था। एडल्ट्स का पहला इंटेलिजेंस टेस्ट वेस्लर ने डेवलप किया था, ये याद रखिएगा। तो चूँकि काम बच्चों पे हो रहा था, इसीलिए पियाजे का ध्यान बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर गया कि हर एक उम्र के पड़ाव पर, हर एक उम्र के फेज में बच्चों में किसी न किसी तरह का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। बच्चों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ बालकों के परिपक्वता यानी मैच्योरिटी लेवल पर और न सिर्फ उनके अनुभव पर निर्भर करता है, मतलब कि केवल उनकी, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कितने मैच्योर हैं या कितना एक्सपीरियंस वो गेन कर रहे हैं, बल्कि इस दोनों की इंट्रैक्शन द्वारा निर्धारित होता है। तो मैच्योरिटी जो होती है या परिपक्वता या ग्रोथ जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो सिर्फ मैच्योरिटी पर डिपेंड नहीं करता है और ना ही केवल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उनके इंट्रैक्शन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं अडाप्टेशन के बारे में, जिसे कि अनुकूलन भी कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की एक जन्मजात इंटेंट टेंडेंसी होती है, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। अनुकूलन यानी अडाप्टेशन कहा जाता है। देखो, एडजस्टमेंट और अडाप्टेशन में एक समानता है, और इस समानता यह है कि वे दोनों ही स्वयं एवं वातावरण की वस्तुओं के बारे में सूचना प्राप्त करने की मूल योजना है। मतलब कि हमारे वातावरण से सूचनाएं कैसे मिल रही हैं। अब सूचनाओं का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वातावरण से सूचनाएं कैसे मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रास्ते से जा रहे हो तो अगल बगल का वातावरण कैसा है, मतलब कि वहाँ पे पेड़ है, वहाँ पे पानी है, मतलब वहाँ नदी है बगल में, या वहाँ बारिश हो रही है, या फिर उबड़ खाबड़ रास्ता है, आप प्लेन रोड पे चल रहे हो, क्या है। ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं, इसको देख करके आपको जो आइडिया लग रहा है कि ये जगह कैसी है, यही सूचना प्रदान करती है। ठीक है, ये इसे ही इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। किससे? वातावरण से मिलने वाला इन्फॉर्मेशन, इसे ही कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट और अडाप्टेशन में समानता ये है कि दोनों ही स्वयं एवं वातावरण की वस्तुओं के बारे में सूचना प्राप्त करने की एक स्ट्रेटजी, मतलब इस स्ट्रेटजी के थ्रू हमको वातावरण से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हमें इन्वायरमेंट से पता चल जाता है कि इन्वायरमेंट कैसा है। अब इसके देखिए 2 सब प्रोसेस हैं, एक होता है एसिमिलेशन और दूसरा होता है एक्मोडेशन। देखिए मेरे जो नोट्स है ना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ताकि हिंदी वालों को भी हेल्प हो सके और इंग्लिश वालों को भी हेल्प हो सके। सो अडाप्टेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी, चिल्ड्रन हैव एन इंटेंट टेंडेंसी टू एडजस्ट विथ द एनवायरनमेंट विच इज कॉल्ड adaptation. The similarity is that both of them have a basic strategies to acquire information about themselves and the objects in the environment. ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। एसिमिलेशन, देखिए इसके 2 सब प्रोसेस हैं। पहला है एसिमिलेशन और दूसरा है क्या? एक्मोडेशन। तो सबसे पहले हम लोग एसिमिलेशन के बारे में बात करेंगे। एसिमिलेशन भी देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ताकि दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके। एसिमिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालकों की समस्या समाधान के लिए
वास्तविकता से समंजन यानी एडजस्टमेंट करने के लिए पूर्व सीखी गई योजनाओं, प्लान्स या फिर मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल ऑपरेशन का सहारा लेता है। मैं इसको डिस्कस करूंगी, इसका कहने का क्या अर्थ है। जैसे यदि किसी शिशु को या यदि शिशु किसी वस्तु को उठाकर अपने मुंह में रख लेता है तो यह एसिमिलेशन यानी आत्मसातकरण का एक उदाहरण होगा, क्योंकि वह वस्तु के परिचित क्रिया अर्थात खाने की क्रिया के साथ आत्मसात कर रहा है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि एसिमिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए वास्तविकता से समंजन करने के लिए पूर्व सीखी गई योजनाओं या मेंटल ऑपरेशंस का सहारा लेता है। अब ये डिपेंड करता है कि बच्चा पहले क्या सीख चुका है, बच्चा की उम्र क्या है। अगर एकदम छोटा बच्चा है, गोद का बच्चा जिसे हम लोग शिशु कहते हैं, तो वो अधिक से अधिक कोई चीज़, जैसे आप देखे होंगे कि बच्चा उंगली पकड़ के मुंह में ले जाता है तो वो काटना, चूसना, दबाना, ये तक इस तरह की बेसिक प्रक्रिया या प्रोसेस सीखता है। ठीक है, तो वो बच्चा समस्या का समाधान का कहने का मतलब है कि वो जानना चाहता है कि मेरे सामने जो वस्तु है, मेरे सामने जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। उसको वो अब उसका बेसिक वो क्या सीखा हुआ है, शिशु की बात मैं कर रही हूँ, तो वो क्या सीखा हुआ है, वो चबाना जानता है, वो चूसना जानता है, वो मुंह में कोई चीज़ डालना जानता है। तो यही प्रक्रिया वो कर रहा है और यही मेंटल प्रोसेस का वो सहारा लेता है। किसके लिए? समस्या का समाधान करने के लिए। और समस्या क्या है? समस्या ये है कि सामने वाली वस्तु क्या है। अब यहाँ पे मैंने उंगली की बात की, अब उंगली को छोड़ दो, जैसे कोई बॉल पड़ी हुई है, ठीक है, तो बच्चा सोच रहा है कि ये जो बॉल है ये है क्या, ये दिखने में तो गोल गोल लग रहा है, लेकिन इसका टेस्ट कैसा होगा, ये कैसी चीज़ है। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो बॉल के पास जाता है रेंगते रेंगते और उसको अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो क्या करता है, वो समस्या को समाधान करने की कोशिश करता है। वो जानना चाहता है कि बॉल आखिर है क्या, ये क्या चीज़ है। तो इसलिए वो उसको मुंह में डाल करके, उसको चबा करके, उसको नोच कर, जो भी उसकी प्रक्रिया हो, जो भी उसका मेंटल प्रोसेस हो, वो करके उसको समझने की कोशिश करता है या फिर समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। यदि किसी वस्तु को उठाकर अपने मुंह में रख लेता है तो एसिमिलेशन का उदाहरण होगा, क्योंकि वह वस्तु के परिचित क्रिया अर्थात खाने की क्रिया को आत्मसात कर रहा है, एसिमिलेट कर रहा है। अब आप ये जो एग्जाम्पल है ना, इसको अपने अगल बगल के, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। आप जब अपने अगल बगल देखेंगे, बच्चों को देखेंगे, यहाँ तक कि आप बच्चों से थोड़े से बड़े बच्चों को, जिन्हें हम बालक कहते हैं, शिशु को छोड़ दीजिए, चाइल्ड को छोड़ दीजिए, जिन्हें हम बॉय या बालक कहते हैं, आप उनके ऊपर देखिए, तब भी आपको एसिमिलेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल दिख जाएगा। तो अब इंग्लिश में क्या लिखा है इसके बारे में बात करते हैं। Assimilation is a process in which the child uses previously learned plans or mental operations to solve a problem or adjust to reality. For the example, if the infant picks up the object and puts it in his mouth, then this would be an example of assimilation because he is assimilating the object with a familiar action, for example, the act of eating. मुझे लगता है मेरे इस एग्जाम्पल से आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। अब हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है एक्मोडेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तविकता से सामंजस्य करने से पहले की परिचित योजना या मेंटल प्रोसेस से काम नहीं चलता है। मतलब कि अब भाई समस्या का समाधान करना है तो वो बॉल तो मुंह के अंदर जा नहीं रही है, तो यही यहाँ पे कह रहा है कि परिचित योजना या मेंटल प्रोसेस से, मानसिक प्रक्रिया से काम नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति में बालक अपनी योजना कॉन्सेप्ट में परिवर्तन लाता है। पहले क्या था, मुंह में डालना था, उसको चबाने की कोशिश करनी थी, चूंकि बॉल हार्ड थी तो वो चबा नहीं सकता रहा। अब क्या करता है, वो दूसरा स्ट्रेटजी अपनाता है, दूसरा तरीका अपनाता है, ताकि वो नए वातावरण के साथ अनुकूलन या एडजस्टमेंट कर सके, ताकि वो जो वातावरण है वहाँ पे बॉल पड़ी उसके साथ खेल सके या उसको समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि कोई बालक ये जानता है कि कुत्ता क्या होता है, ठीक है, परंतु एक बिल्ली को देखकर वो अपने मेंटल कॉन्सेप्ट में, मानसिक संप्रत्यय में, मेंटल कॉन्सेप्ट में परिवर्तन कर बिल्ली की अलग कुछ विशेषताओं पे गौर करता है, तो ये समायोजन का एक उदाहरण होगा। फॉर एग्जाम्पल, फिर से मैं समझाती हूँ, मैं बॉल को ही लेकर चल रही हूँ, यहाँ पे तो बिल्ली और कुत्ते के बारे में लिखा है। अब सोचो वो बॉल छोटी रही, अगर वो पहले उसका सामना छोटी बॉल से हुआ
और वो उस बॉल को वो मुंह में चबा उबा के समझ गया कि थोड़ी सी हार्ड है, इसको चबाया नहीं जा सकता है, इसको थोड़ा सा ढुलकाएंगे तो थोड़ा सा उछल के थोड़ी आगे जाएगी। अब उसके सामने एक बड़ा फुटबॉल है, ठीक है। मैं देखो कुत्ते और बिल्ली का एग्जांपल नहीं बता रही हूँ कि वो बिल्ली की कुत्ता भौंक रहा था तो ऐसा था वैसा था, मैं ये सब नहीं समझा रही हूँ, मैं उसी बॉल को लेके चलती हूँ। अब उसके सामने फुटबॉल है, चूँकि अब वो फुटबॉल बड़ा होता है और बच्चा उसको अपने मुंह में नहीं डाल सकता है और ना ही उसको पकड़ सकता है, तो वो किया, उसको थोड़ा ढुलकाया और उसके अपने कॉन्सेप्ट को बदलने की कोशिश किया। वो छोटे बॉल से अपना कॉन्सेप्ट चेंज किया बड़े बॉल की तरफ। तो इस तरह से वो क्या किया, वो वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए अपने कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा परिवर्तन लाया, ठीक है। Accommodation, sometimes it happens that the earlier familiar plan or mental process does not work in adjusting to reality. In such a situation, the child changes his plan and concept to adapt or adjust to the new environment. For example, if a child knows what a dog is, but on seeing a cat, he changes his mental concept and notice some different characteristics of the cat, then this would be an example of adjustment. देखो यहाँ पे different characteristics of cat का बता रहा है, तो मैं ये बोलूँगी different characteristics of ball. अब ये जो बॉल है वो बड़ी है, ये जो बॉल है थोड़ी सी सॉफ्ट है, ये जो बॉल है ये ढुलकाने पे ज़्यादा बाउंस नहीं कर रही है। तो इस तरह से उसके बॉल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बॉल की जो विशेषता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉल को चेंज करके वो इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है। कौन? बच्चा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग एक्मोडेशन कहते हैं। इक्विबेरियम साम्य धारण का संप्रत्यय अनुकूलन एडाप्टेशन के संप्रत्यय से मिलता जुलता है। एडाप्टेशन क्या था, बॉल को लेके मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था और पता करने की कोशिश कर रहा था कि क्या चीज़ है, ठीक है, से मिलता जुलता है। साम्य धारण या इक्विबेरियम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक एसिमुलेशन तथा एक्मोडेशन एडाप्टेशन लिखा है, एसिमुलेशन तथा एडाप्टेशन की प्रक्रियाओं के बीच एक बैलेंस कायम करता है। एसिमुलेशन क्या था और एडाप्टेशन क्या था। एसिमुलेशन मैंने बताया कि अपने कॉन्सेप्ट में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। एडाप्टेशन क्या है, अपनी पहले की हुई क्रियाओं के माध्यम से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच बैलेंस करने की कोशिश करता है। इस तरह से एक्विबेरियम यानी साम्य धारण एक तरह की सेल्फ रेगुलेटरी की प्रक्रिया है। पियाजे का कहना था कि जब बालक के सामने ऐसी परिस्थिति या समस्या आती है जिसका उसे कभी अनुभव नहीं हुआ था, मतलब उसको पता नहीं है, सपोज अभी हम लोग बॉल का एग्जांपल ले रहे थे, अब बच्चे के सामने सॉफ्ट टॉयज है, ठीक है, तो बच्चा कभी सॉफ्ट टॉयज से मिला नहीं, जानता नहीं, तो उसके लिए वो नया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो उस बालक के सामने ऐसी परिस्थिति या समस्या आती है जिससे उसे कभी अनुभव नहीं हुआ था, मतलब वो सॉफ्ट टॉय से कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं, तो इससे उसमें एक तरह का कॉग्निटिव डिक्वेरियम या संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है। अब वो सोचने में लग जाता है ना, परेशान हो जाता है, ये क्या चीज़ है, ये तो समझ ही नहीं आ रही है, तो थोड़ी बड़ी भी है, ये थोड़ी सी अजीब भी दिख रही है, इसमें कुछ डिज़ाइन भी बना, मतलब उसकी जो फेशियल स्ट्रक्चर उसकी बात हो रही है कि इसमें कुछ डिज़ाइन भी बना, उसको समझ में नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज हो जा रहा है वो। तो ये जो लाइन है, ये जो कन्फ्यूज़न है, इसको कॉग्निटिव डिसइक्वेरियम के उत्पन्न होता है कहा गया, मतलब ये जो कन्फ्यूज़न है इसको कॉग्निटिव डिसइक्वेरियम कहा जाता है, जिसे दूर करने के लिए या जिसमें संतुलन लाने के लिए इक्विबेरियम या आत्मसातकरण या समायोजन दोनों की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। देखो एडाप्टेशन क्या था कि पहले की हुई क्रियाओं को यहाँ पे अप्लाई करना था बॉल को पहचानने के लिए। मुंह पहला की एक क्रिया क्या थी कि मुंह में उसको दबा करके पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। बट अब वो जो बॉल थी अब सामने फुटबॉल है, यानी कि ये जो अडाप्टेशन था ये चेंज हो गया एसिमुलेशन में, क्योंकि अब फुटबॉल को तो दबाया नहीं जा सकता है, तो इसलिए अब बच्चा क्या कर रहा है, ये दोनों ही प्रोसेस को अपना करके अपनी तीसरी समस्या, क्योंकि तीसरी समस्या क्या है, उसके सामने सॉफ्ट टॉयज है और वो सॉफ्ट टॉयज से कभी मिला नहीं, वो कभी देखा नहीं कि सॉफ्ट टॉयज होता क्या है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये दोनों प्रोसेस अपना रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विबेरियम इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अडैप्टेशन। Equilibrium is a process by which the child establishes balance between the process of assimilation and adjustment. In the way, equilibrium is a kind of self-regulatory process. Piaget said that when a child faces situation or problem which he has never experienced before, he creates a kind of cognitive disequilibrium in him to remove which or to bring balance in it. He start doing the process of assimilation or
एडजस्टमेंट और बोथ। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेशन के बारे में। पियाजे के सिद्धांत में यह एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। कंजर्वेशन, संरक्षण से तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन, चेंजेस तथा कंसिस्टेंसी दोनों को पहचानने और समझने की क्षमता है तथा किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व सब्सटेंस में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। पियाजे के सिद्धांत में यह एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है जिस पर मनोवैज्ञानिकों ने सबसे अधिक शोध किया। जैसे मैंने आपको बॉल का एग्जाम्पल दिया, एक छोटी बॉल हो गई, एक बड़ी बॉल हो गई। अब यहाँ पर अगर बच्चा पहले छोटी बॉल के साथ उसने सामंजस्य स्थापित किया, एडजस्टमेंट किया, उसके बाद उसने उसको बड़ी बॉल के साथ सामंजस्य स्थापित किया और एडजस्टमेंट किया। अब कंजर्वेशन क्या है? सपोज बच्चे के सामने अब एक सॉफ्ट टॉयज है, तो अब वो समझने की कोशिश कर रहा है, जैसा उसने पहले अपने प्रीवियसली उसने जो अपने टेक्निक अप्लाई की, अपनी स्ट्रेटजीज अप्लाई किए वातावरण के साथ, इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए। बट अब क्या है, सॉफ्ट टॉयज टोटली नया है, वो बॉल नहीं है, ना छोटा है ना बड़ा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि ये फुटबॉल है क्या है। तो इसके लिए अब वो क्या करता है, अब वो कंजर्वेशन की टेक्निक अपनाता है। देखो वो क्या करता है, वातावरण में परिवर्तन तथा कंसिस्टेंसी को पहचानने के लिए पहचानने एवं समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के सब्सटेंस में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। मतलब कि बच्चा ये समझ पा रहा है, बच्चा इसको समझने के लिए कि सॉफ्ट वॉइस है और ये समझ पा रहा है कि सॉफ्ट वॉइस है या नहीं, इसके लिए वो क्या कर रहा है, वो कंजर्वेशन इस्तेमाल कर रहा है। वो उस सॉफ्ट वॉइस को छू करके देख रहा है कि ये तो सॉफ्ट है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर बना है, उसका फेस का स्ट्रक्चर बना है, कुछ डिज़ाइंस बने हैं, ये तो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या कर रहा है बच्चा, उसके रंग रूप में परिवर्तन कर रहा है। वातावरण में परिवर्तन तथा कंसिस्टेंसी को पहचानने के लिए बच्चा क्या कर रहा है, उसके रंग रूप में परिवर्तन कर रहा है और उसके सब्सटेंस, यानी कि सॉफ्ट टॉयज क्या है, वो रुई का है, तो उसके सब्सटेंस में परिवर्तन करके उस वातावरण, मतलब वो जो नया वातावरण है जो उसके सामने एक सॉफ्ट टॉयज से, उस वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखो लिखा है कि मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर सबसे अधिक शोध किए हैं। क्यों नहीं करेंगे शोध? कंजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा पॉइंट है, क्योंकि वास्तव में बच्चा यही तो है कि बच्चा कोप करना यहीं से सीख रहा है। बच्चा वातावरण के साथ एडजस्टमेंट इसी पॉइंट से कर रहा है, क्योंकि पहले उसके पास पहले के एक्सपीरियंस थे, उन एक्सपीरियंस के आधार पे वो एडजस्टमेंट कर रहा था। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि एक्मोडेशन और एसिमुलेशन, आप यहाँ पे देखिए, एसिमुलेशन और एक्मोडेशन में बच्चे के पास क्या थे, पहले के एक्सपीरियंस थे, ठीक है। इक्विलिब्रियम में भी उसके पास एक्सपीरियंस था। बट ये जो कंजर्वेशन है, ये नया टॉपिक है, ये एकदम अलग है। यहाँ पे क्या है कि बच्चा अब अपने इन्वायरमेंट में चेंज करके वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन करके उसके सब्सटेंस को अलग करके वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश करा और उस वस्तु को पहचानने की कोशिश करा। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस पर सबसे अधिक शोध किए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, अभी जैसा मैंने पहले आपको बताया एसिमुलेशन के बारे में, एक्मोडेशन के बारे में, अब हम लोग बात कर रहे हैं कंजर्वेशन के बारे में, और अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जैसा मैंने अभी आपको बताया कंजर्वेशन इस स्कीम। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। किसी बालक के मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। मानसिक संगठन यानी मेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसके माइंड में वस्तुओं को लेकर के किस तरह का कैटेगराइजेशन है, इसे ही मेंटल ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं। ठीक है, मानसिक क्षमताएं तो आपको समझ में आ गई होंगी कि उसकी मानसिक क्षमताएं, उसकी कॉग्निटिव कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो ये क्षमताओं का जो सेट होता है, चूंकि क्षमताएं एक तो होती नहीं, ऐसा नहीं कि किसी के पास चलने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, ऐसा नहीं है। ये क्षमताओं का, एबिलिटीज़ का सेट होता है, इसलिए यहाँ पे सेट शब्द यूज़ किया गया है। कि को क्या कहा जाता है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। रिली, लेविस और टैनर ने अपने शब्दों में बताया कि किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को ही कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहा जाता है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के ही आधार पर उदाहरण के रूप में एक 7 साल के बच्चे को 3 साल के बालक से भिन्न समझा जाता है।
ठीक है, मुझे ये बहुत अच्छा एक लाइन लिखी है कि एक 7 साल के बच्चे को 3 साल के बच्चे से भिन्न समझा जाता है। किसके आधार पे? कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के आधार पे। तो मुझे नहीं लगता है इसको बहुत डिस्कस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे एकदम साफ-साफ लिखा है। Cognitive structure, the mental organization or set of mental abilities of a child is called cognitive structure. In the words of Riley, Lewis and Tanner, the mental organization or abilities of a child are cognitive structure. On the basis of cognitive structure, for example, a 7-year-old child is considered different from 3-year-old child. ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। दूसरा है मेंटल ऑपरेशंस। मेंटल ऑपरेशंस किसको कहते हैं? जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है, वो मेंटल ऑपरेशन मतलब वो मेंटल ऑपरेशन यूज़ करता है। जब वो जैसे मैंने आपको सॉफ्टवेयर टॉयज़ के बारे में बताया, 3 एग्जाम्पल दिए, छोटी बॉल के बारे में, फिर उसके बाद फुटबॉल के बारे में। तो बच्चा क्या कर रहा है? मेंटल ऑपरेशंस कर रहा है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि जो सामने वस्तु रखी है क्या चीज़ है, या फिर वस्तु शब्द भी कहना बहुत बड़ी बात है कि सामने जो रखा है वो क्या चीज़ है। ठीक है, बच्चा इसको समझ पा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसा है, छोटा है, बड़ा है, इसका नेचर कैसा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, मतलब ये समझने के लिए, इसको आप प्रॉब्लम ही कह सकते हैं, इसको समझने के लिए बच्चा क्या कर रहा है? मेंटल ऑपरेशंस कर रहा है। अतः पियाजे के सिद्धांत पे मानसिक संक्रिया चिंतन का एक मुख्य साधन है, टूल है। मेंटल ऑपरेशन क्या है? थिंकिंग का एक मेन टूल है। ठीक है, आप इसको मेन औजार कह सकते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, संज्ञानात्मक संरचना लिखिए, मैं स्ट्रक्चर मैंने बोल दिया। तो संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की संक्रियता, एक्शन ही मानसिक संक्रिया या मेंटल ऑपरेशन है। तो इस तरह से कहा जाए, देखो ये लाइन थोड़ी सी लगी ना कंफ्यूजिंग, इस तरह से कहा जा सकता है कि संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर की एक्शन ही, संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर मतलब जो उसके माइंड में वस्तु को लेकर के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो जो ऑपरेशंस कर रहा है, वो जो प्रोसेस कर रहा है, उसे ही मेंटल ऑपरेशन कहा गया है। ठीक है, संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर की सक्रियता, एक्शन मतलब वो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एक्टिवली काम कर रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, इसको ही मेंटल ऑपरेशंस कहा गया है। ठीक है, मैंने 2 बार बता दिया। अब फिर से आगे बात करते हैं। इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, मेंटल ऑपरेशंस वेन नेवर लिखा है, वेन एवर होना चाहिए, वेन एवर ही लिखा है। Whenever a child thinks about the solution of a problem, he is considered to be doing mental operations. Therefore, in Piaget's theory, mental operations are major tool of thinking. In this way, it can be said that activity of cognitive structure is a mental operation. देखो यहाँ पे यही वाली लाइन को ध्यान देना, in this way, it can be said that the activity of cognitive structure is mental operation. मैंने यहाँ पे मैं आपको जो समझाने की इस जगह पे कोशिश करी थी वही लाइन यहाँ पे लिखी है कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की एक्टिविटी ही मेंटल ऑपरेशन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्कीम्स। स्कीमा और स्कीम्स में डिफरेंस है, याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। स्कीम्स व्यवहारों के ऑर्गेनाइज पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, स्कीम्स कहा जाता है। जैसे बालक स्कूल जाने के लिए अपनी कॉपी किताब वर्ग रूटीन के अनुसार लेता है, मतलब उसको कौन सी कॉपी लेनी है, उसके क्लास का जो रूटीन होता है उसके हिसाब से वो अपनी बुक से रखता है, अपना स्कूल ड्रेस पहनता है, जूता पहनता है। तो व्यवहारों का ये जो ऑर्गेनाइज पैटर्न होता है, इसे स्कीम्स कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो बिहेवियर हम रिपीट कर सकते हैं उसे ही स्कीम्स कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई बिहेवियर किसी पर्टिकुलर टाइम पे किया गया बट वो बिहेवियर चेंज हो गया तो उसको स्कीम्स के अंदर कैटेगराइज नहीं करेंगे। जिस बिहेवियर को कंटिन्यूली रिपीट किया जा सकता है उसे ही स्कीम्स कहा जाता है। और ये ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, मतलब कि एक काम नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइज एक पूरे एक स्ट्रक्चर की तरह काम हो रहा है, एक ऑर्गेनाइज वे से काम हो रहा है, तो इसे स्कीम्स कहा जाता है। स्कीम्स का संबंध मेंटल ऑपरेशन से स्पष्ट है, मतलब ये क्लियर है। स्कीम्स मेंटल ऑपरेशन का एक्सप्रेस फॉर्म है। स्कीम्स क्या है? मेंटल ऑपरेशन। अपने बच्चे को अगर छोड़ दें, आप ये एग्जांपल अपने तौर पे लें कि आप अपनी डेली रूटीन को कंप्लीट करने के लिए, चूँकि डेली रूटीन एक तो होगी नहीं, ये ऑर्गेनाइज पैटर्न होगी, ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर होगा। तो उन सारे डेली रूटीन्स को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करते हैं? थिंकिंग करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो ये जो मेंटल ऑपरेशन कर रहे हैं, इस मेंटल ऑपरेशन का एक्सप्रेस फॉर्म जिसे कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेंटल ऑपरेशन तो क्या हो रहा है? कवर्ट नहीं, ये कवर्ट है, ये आप एक्सप्रेस मतलब कोई देख नहीं रहा है। ये जो थिंकिंग हो रही है, ये जो मेंटल ऑपरेशन है, उसको कोई देख नहीं रहा है, बट ये कहाँ देखा जा रहा है? ओवर्ट कहाँ हो रहा है? एक्सप्रेस फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्कीम्स के फॉर्म में।
तो इसीलिए स्कीम्स मेंटल ऑपरेशंस का एक्सप्रेस फॉर्म है। अगर ये चीज़ें थोड़ी कंफ्यूज लग रही हो तो एक शब्द में मैं कह देती हूँ कि जो मेंटल ऑपरेशंस आप कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं अपने डेली टास्कों को कंप्लीट करने के लिए, वो क्या हो गया, वो आप कोई देख नहीं रहा है, बट जो बिहेवियर किया जा रहा है उसको हम देख सकते हैं, तो एक्सप्रेस बिहेवियर को ही स्कीम्स कहा जाता है। ठीक है। ये एक और पॉइंट इसमें ये है कि ये रिपीटेड होता है और ऑर्गेनाइज्ड होता है। आप स्कीम्स को रिपीट कर सकते हैं। ऐसा जो बिहेवियर को आप रिपीट नहीं कर सकते हैं और जो बिहेवियर ऑर्गेनाइज नहीं होता है वो स्कीम्स में नहीं आता है। Schemes are organized pattern of behavior that can be easily repeated are called schemes. For example, when a child takes his book and notebook as per class routine to go to school, wears his school dresses, wears his shoes, then all this organized pattern of behavior are called schemes. The relation of schemes with mental operation is clear. Schemes are express form of mental operations. तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्कीमा के बारे में। स्कीम से काफ़ी मिलता जुलता है, बट ये डिफरेंट है, मैंने शुरुआत में ही बोला रहा। परंतु सच्चाई ये है कि इसका अर्थ उससे भिन्न है। पियाजे का स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मेंटल स्ट्रक्चर, मानसिक संरचना, या मेंटल स्ट्रक्चर मैंने सही बताया, मानसिक संरचना से होता है जिसका जनरलाइजेशन किया जा सकता है। देखो स्कीम्स क्या था, वो पर्टिकुलर था, पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा था। आपका मेरा डेली रूटीन या मेरा स्कीम्स डिफरेंट होगा, आपका डिफरेंट होगा, किसी बच्चे का डिफरेंट होगा, किसी टीचर का डिफरेंट होगा, क्योंकि उसका जो ऑर्गेनाइज बिहेवियर पैटर्न है, उसका जो रूटीन है वो उसको फॉलो कर रहा है और एक्सप्रेस फॉर्म में फॉलो कर रहा है, तो उसका डिफरेंट है। बट जनरलाइजेशन का अर्थ है कि मैं अपने बिहेवियर को आपके ऊपर भी अप्लाई कर सकती हूँ और या फिर किसी बच्चे पे भी अप्लाई कर सकती हूँ, या फिर आपकी टीचर अपने बिहेवियर को या अपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अपनी पूरी क्लास के ऊपर जनरलाइज कर सकती है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका जनरलाइजेशन किया जा सकता है। स्कीमा इस मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन तथा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से काफ़ी संबंधित संप्रत्यय है। मैंने अभी मेंटल ऑपरेशन और मानसिक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को क्लियर किया है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा। Schema sounds very similar to schemes, but the truth is that its meaning is different. Piaget means by schema a mental structure that can be generalized. Schema is thus a concept closely related to mental operation and cognitive structure. तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। डिसेंटरिंग पियाजे के अनुसार विकेंद्रण या डिसेंटरिंग से तात्पर्य किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से होता है। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिवली सोचना, किसी चीज को इमोशनली ना सोच करके, मतलब किसी आवेग में या किसी मतलब ऐसे ही ना सोच करके, आप इसको वेले भी कह सकते हैं, वेले ना सोचे कोई। देखो ऑब्जेक्टिव मतलब रैशनली सोचेंगे इस चीज़ के पीछे तर्क क्या है। अगर वो बॉल सॉफ्ट थी, जैसे मैंने बॉल वाला एग्जांपल दिया, छोटी बॉल थी, बड़ा फुटबॉल था, फिर सॉफ्ट टॉयज था, तो इस तरह से सोचना, तर्कपूर्ण ढंग से ऑब्जेक्टिवली सोचना कि ये बॉल का ये जो मटेरियल है ये कौन सा यूज़ हुआ है, कि बॉल इतनी टाइट है, ये बॉल का कलर कौन सा है, ये बॉल किस गेम में यूज़ की जाती है, इस तरह से सोचने को ऑब्जेक्टिवली कहा जाता है। ऑब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिवली आप कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता। ठीक है। इनका कहना था कि 3-4 महीने के उम्र के बालक में ऐसी क्षमता नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। बच्चा कहाँ से सोच पाएगा कि फुटबॉल जो है वो बड़ा है और फिर उसके बाद उसका जो मटेरियल वो डिफरेंट है, उसका कलर ऐसा क्यों रखा गया है। हो सकता है इस कलर से जब बॉल गंदी हो जाएगी या फिर बॉल जब रफ हो जाएगी तब भी ये कलर यहाँ पे वर्क करेगा। छोटी बॉल क्यों इस मटेरियल की बनी है, सॉफ्ट टॉयज ऐसे क्यों बने, तो बच्चा इतना नहीं सोच पाता है। तो यही यहाँ पे इनका कहना है कि 3-4 महीने की उम्र के बालक में ऐसी क्षमता नहीं होती, बल्कि वह किसी वस्तु या चीज के बारे में आत्मकेंद्रित या इगोसेंट्रिक ढंग से सोचता है। आत्मकेंद्रित ढंग से सोचता है कि मतलब ये बॉल मेरी है, ये फुटबॉल भी मेरा है, ये सॉफ्ट टॉयज भी मुझे चाहिए। ये होता है इगोसेंट्रिक ढंग से सोचना। ठीक है। परंतु कुछ उम्र बीतने पर जैसे जब वह 23 या 24 महीने का हो जाता है, 23-24 महीने का मतलब 2 साल का आप कह सकते हैं हो जाता है, तो उसमें वस्तु या के बारे में वास्तविक ढंग से या वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है।
तो 2 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा ये समझने लायक हो जाता है कि ये जो बॉल है इसे हम लोग खेल सकते हैं, बैट के साथ खेल सकते हैं। ये जो फुटबॉल है ये बड़ी है बॉल से और इसको लेग से मार सकते हैं। ये जो सॉफ्ट टॉयज़ है इसको अगर ज़्यादा नोचेंगे तो इसके कुछ स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएंगे, इसका में जो आईज, नोज़, ईयर्स है ये सब ख़राब हो जाएंगे, या इसके साथ सोया जा सकता है, इसको स्मूथली खेला जा सकता है। तो इस तरह की थिंकिंग क्या होती है, डेवलप हो जाती है। डिसेंटरिंग, अकॉर्डिंग टू पियाजेट, डिसेंटरिंग मीन्स द एबिलिटी टू थिंक अबाउट एन ऑब्जेक्ट और थिंक in an objective or realistic manner. He said that a child of 3 or 4 months of age does not have such ability. Rather, he thinks about an object or thing in an egocentric manner. But after some time, like when he becomes a 23 to 24-month old, he develops the ability to think about an object or thing an objective और रियलिस्टिक मैनर। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पियाजे की थ्योरी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, न केवल मैच मेकिंग में पूछे जाते हैं बल्कि ये आपको मल्टीपल चॉइस में भी पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो नोट्स हैं इसको आप शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। अगर आपका कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि एसिमिलेशन क्या होता है। आपको एसिमिलेशन को कोई एक एग्जाम्पल देना है जो आपको सही लगे। कमेंट सेक्शन में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सो किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।